तो आगे सब शुरू करें? ओके, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। आप सबको ये पता ही होगा कि आपके इकोनॉमिक्स में 3 लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ डिमांड, लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ ऑफ डीएमयू। सबसे पहले हम करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड। ये आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत मल्टीपल टाइम्स ये क्वेश्चंस आ चुका है। तो बने रहे इस वीडियो में, लास्ट तक देखना, 8 मार्क्स जो है मिल जाएँगे, ठीक है? चलो, सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड के अंदर 3 चीज़ें हैं। एक तो है आपका लॉ वाला पार्ट, दूसरा है अजम्पशन, तीसरा है एक्सेप्शन। लॉ के अंदर अगर हम बात करें तो लॉ के अंदर 4 चीज़ें हैं। इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, शेड्यूल एंड डायग्राम। उसके बाद आएगा अजम्पशन और फिर आएगा एक्सेप्शन। तो एक-एक करके शुरू करते हैं। पहले जो है हम पढ़ेंगे लॉ। तो लॉ जो है गुरुजी ओके, सो लॉ जो है वो बेसिकली दिया हुआ है वन एंड ओनली गाइस, अल्फ्रेड मार्शल। अल्फ्रेड मार्शल, क्या तो कूल सी फोटो है। अल्फ्रेड मार्शल जो है गाइस, इसने एक सिंपल सी बात बोली थी अपनी बुक में। बुक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो है ये पब्लिश हुई थी 1890 में। 1890 याद रखना, बहुत से स्टूडेंट लिख देते हैं इसको 1980, आपको याद रखना है 1890। और इस किताब में इन्होंने प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया है। रिलेशनशिप गाइस, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये भाई साहब ने बोला क्या है, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, डिमांड कम। सिंपल, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा, डिमांड कम। इनवर्स रिलेशन है ये। क्या है ये सर? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स का मतलब होता है अपोजिट रिलेशन। क्या बोलेंगे? अपोजिट रिलेशन। तो ये चीजें क्लियर है, सिंपल। पहली चीज आपको याद रखनी है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में इतना ही लिखना है, द लॉ ऑफ डिमांड वॉज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल इन हिज बुक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, which was published in the year 1890, and the law explain the functional relationship between price and quantity demand. Let's move further guys. इसके आगे आएगा आपका स्टेटमेंट। अल्फ्रेड मार्शल, साक्षात अल्फ्रेड मार्शल जब ये चीज को एक्सप्लेन करेगा तो सिंपल नहीं बोलेगा वो। कैसे बोला उसने? अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर फैक्टर्स जो है, बाकी फैक्टर्स जो है वो इक्वल होंगे, कांस्टेंट होंगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Higher the price of commodity, smaller is the quantity demanded, and lower the price of commodity, larger is the quantity demanded. Simple. Higher, smaller, lower, larger. 4 वर्ड याद रखना है। Higher, smaller, lower, larger. प्राइस ज्यादा, डिमांड कम, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। सिंपल, उसी चीज को एक्सप्लेन कर देना है आपको दूसरे वर्ड्स में। और बाद में आपको लिख देना है देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सिंपल, पहला हो गया इंट्रोडक्शन, दूसरा हो गया स्टेटमेंट, तीसरा बढ़ते हैं गाइस, तीसरा है स्केड्यूल। क्या है ये सर स्केड्यूल? सिंपल है ब्रो, स्केड्यूल पे आते हैं, डायग्राम पे बाद में आते हैं। चलो, सबसे पहले प्राइस की अगर हम बात करें तो प्राइस अगर एक कमोडिटी जिसका है 50, एक कमोडिटी जो 50 रुपए का है, 50 रुपए में अपन ने कितना लिया सर? एक ही यूनिट लिया। वही कमोडिटी 40 रुपए का हो गया, दिवाली में डिस्काउंट लग गया सर। समझो एक कमोडिटी है, कोई तो कमोडिटी है, फ्रैंकी है, कुछ भी है, वो चीज सस्ती हो गई, 40 रुपए की हो गई। तो हमने बोला यार सही है, सॉर्टेड है ब्रो, दो ले लेते हैं अपन। प्राइस और कम हो गया, 30 रुपया हो गया, अपन ने बोला भाई मजा ही आ गया है तो 3 ले लेते हैं। जैसे प्राइस कम होते जा रहा है वैसे डिमांड क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। बस इसी बात को अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बना दिया? लॉ बना दिया। वेरी सिली मैन। ओके, एक्सप्लेनेशन में भी सेम बातें लिख देनी है आपको, थोड़ी सी इंग्लिश, बेसिक इंग्लिश यूज करनी है। और आपको लिख देना है प्राइस जब फॉल होगा 50 से 40, क्वांटिटी डिमांडेड राइज होगा 1 से 2। सेम आपको इसी तक इसको देख के एक्सप्लेन कर देना है। और फिर नीचे वही लिख देना है, जब एक चीज बढ़ेगा, राइज होगा, तो दूसरी चीज जो है फॉल हो जाएगी, और जब दूसरी चीज फॉल होगी तो पहली चीज क्या हो जाएगी? राइज। इन शॉर्ट, राइज और फॉल वर्ड ये यहाँ पे यूज करना है आपको। फिर से वही इनवर्स रिलेशनशिप। डन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट है आपका डायग्राम वाला पार्ट। डायग्राम कैसे है जो आपने पहले देखा था? देखो यहाँ पे है क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सेस, दिस इज वाई एक्सेस, यहाँ पे है प्राइस। अगर एक कमोडिटी है जिसकी प्राइस थी 50 रुपीज, 50 रुपीज पे अपन ने एक यूनिट डिमांड किया है, 40 रुपीज 2 यूनिट, 30 रुपीज 3 यूनिट, 20 रुपीज 4 यूनिट एंड 10 रुपीज 5 यूनिट। सिंपल, इन सारे पॉइंट्स को आप ज्वाइंट करके
एक लाइन बना दो, इसे हम बोलेंगे डिमांड कर्व। एक्सप्लेनेशन रट्टा नहीं मारना है ब्रो, रट्टा नहीं मारना है, इसको ही अपने को देख के लिखना है। क्या-क्या दिख रहा है अपने को? एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी डिमांडेड, देखो लिखा है वहाँ पे। वर्ड थोड़े से चेंज हो सकते हैं, लिखना वही है अपने को। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। DD is a demand curve which slope downward from left to right, which indicate there is a inverse relationship between price and quantity demanded. अरे सिंपल है ब्रो, हो गया, इतना ही था लॉ ऑफ डिमांड, डन। चलो अब इसके आगे आते हैं हम अजम्पशन पे। क्या है ये सर अजम्पशन? ये सारे पॉइंट्स जो है, ये आपके वही पॉइंट्स है जो आपने डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड में पढ़ा था। इफ यू रिमेंबर गाइस, अगर आपने थोड़ी सी पढ़ाई की है, आपको डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड याद होगा। प्राइस, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, इनकम याद होगा आपको, ठीक है। टैक्सेस पढ़े थे आपने। वही सारे पॉइंट्स को लेने हैं, सारे पॉइंट्स के आगे लगा देना है नो चेंज इन, नो चेंज इन, नो चेंज इन, सारे पॉइंट्स के आगे लगा दो नो चेंज इन। या तो नो चेंज की जगह पे आप वो पॉइंट के लास्ट में लिख सकते हो रिमेन सेम या रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल आप ऐसे लिख सकते हो नो चेंज इन इनकम, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो इनकम रिमेन सेम, इनकम रिमेन कांस्टेंट, आपके ऊपर है। अब आपको करना क्या है, सारे पॉइंट्स को अज्यूम करना। ध्यान से सुनना, अल्फ्रेड मार्शल ये बोलता है प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होगा, प्राइस कम होगा, डिमांड बढ़ेगा, लेकिन कब? जब सारे फैक्टर्स जो डिमांड को चेंज करते हैं वो सब वैसे के वैसे ही रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इनकम बढ़ता है, अगर हमारी कमाई बढ़ती है अगर, तो डिमांड भी बढ़ता है, सबको पता है। अरे सिंपल है, कमाएगा ज्यादा तो उड़ाएगा भी ज्यादा। अगर अपन कमाएंगे ज्यादा उड़ाएंगे ज्यादा, कमाएंगे कम उड़ाएंगे कम। अरे सिंपल। आप मेरे को बताओ, प्राइस की वजह से डिमांड चेंज होना चाहिए, ये किसका रिलेशन बता रहा है? प्राइस और डिमांड का। इनकम और डिमांड का रिलेशन नहीं बता रहा है। तो अल्फ्रेड मार्शल ये बोलता है प्राइस और डिमांड का रिलेशन कब वर्क करेगा? जब बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट होंगे। ऐसा आपको अज्यूम करना है, मान लेना है कि बाकी फैक्टर्स चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ही जाके हमारा लॉ ऑफ डिमांड प्रॉपर वर्क करेगा, प्रॉपर एग्जीक्यूट होगा। डन। अब इसको लिखना कैसे है, आपको एक तरीका बताता हूँ गाइस, मजा आ जाएगा। पहला पॉइंट है नो चेंज इन डैश। अब ये डैश में क्या करना है आपको? जो भी पॉइंट्स है, नो चेंज इन इनकम फॉर एग्जांपल, आपको क्या करना है? नो चेंज इन इनकम लिखना है। फिर लिखना है इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन डैश। डैश में क्या डाल दो? इनकम। इफ देयर इज चेंज इन इनकम, देन देयर विल बी चेंज इन डिमांड फॉर द कमोडिटी इवन एट सेम प्राइस। अब समझो एक दूसरा पॉइंट लिया आपने, साइज ऑफ पॉपुलेशन। क्या लिखोगे? सेकेंड पॉइंट, नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। फिर इट इज अज्यूम दैट देयर इज नो चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन। इफ देयर इज चेंज इन साइज ऑफ पॉपुलेशन, देयर विल बी चेंज इन डिमांड फॉर द कमोडिटी इवन एट सेम प्राइस। अरे सिंपल है, क्या बोलते हो? अरे एकदम सिंपल है। सारे पॉइंट्स में क्या करने का, सारे पॉइंट्स में सिर्फ हेडिंग जो है ना, वो यहाँ पे चेंज कर दो आप, बाकी आप मिल जाएंगे। आप कुछ लोग बोलेंगे सर, टॉपर लोग बोलेंगे सर ऐसा मार्क्स मिलेगा ही नहीं, मिलेगा। हाँ, अगर आपको चाहिए कि आपको ना एकदम सेम नहीं लिखना है, एग्जामिनर को समझने नहीं देना है कि सर अपन ने ऐसा रट्टा मारा है, तो अपन क्या कर सकते हैं, नो चेंज इन की जगह पे इनकम शुड रिमेन कांस्टेंट, हेडिंग चेंज हो गया। दूसरा, जैसे यहाँ पे आपने लिखा था इनकम के बारे में, इफ देयर इज चेंज इन इनकम, आप चेंज मत लिखो। अगर आप थोड़े से टॉपर हो तो आप क्या लिखो? इफ देयर इज राइज इन इनकम, राइज भाई साहब, राइज इन इनकम, इनकम क्या हो गया? बढ़ गया। देन देयर विल बी फॉल इन डिमांड। फॉल आएगा? नहीं सर, इनकम बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगा। हाँ, तो यहाँ पे राइज, यहाँ पे भी राइज, लेकिन आप बाकी सब चीजें वैसे का वैसे रख दो। ये दो वर्ड दिख रहे हैं, इनको आप चाहिए तो चेंज कर दो। इन शॉर्ट, अगर आप थोड़े से स्मार्टली प्ले करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमको ज्यादा इसमें कुछ रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं गाइज। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका है एक्सेप्शन, लास्ट पार्ट है। पहला पॉइंट है गिफिन्स पैराडॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अलग से भी आता है, कई बार पूछा जाता है। गिफिन्स पैराडॉक्स, सबसे पहले एक भाई साहब थे जिनका नाम था सर रॉबर्ट गिफिन। इन्होंने एक सिचुएशन नोटिस किया इंग्लैंड में कि अगर दो कमोडिटी है, ब्रेड और मीट, तो इसमें से इंफीरियर गुड्स जो है वो ब्रेड है और सुपीरियर गुड्स जो है वो मीट है। तो इसने नोटिस किया क्या, अगर ब्रेड का प्राइस कम हो रहा है ना, तो करना क्या चाहिए था लोगों को लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से? प्राइस कम
तो डिमांड ज़्यादा। लेकिन लोगों ने क्या किया, देखो पहले लोग ब्रेड खरीद रहे थे और उनकी इनकम बहुत कम थी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना नहीं था, तो इनकम लोगों कम होने की वजह से लोग प्राइस ज़्यादा थी इसकी, इसलिए लोग ब्रेड ही अफोर्ड कर पा रहे थे। अब क्योंकि ब्रेड सस्ता हो गया है, ब्रेड सस्ता हो गया है, लोग क्या कर रहे हैं पता है? लोग स्मार्टली क्या कर रहे हैं? लोग ब्रेड जो है इसकी डिमांड कम कर दे रहे हैं। ये तो लॉ ऑफ डिमांड का उल्टा हो गया सर। हाँ, अपन क्या पढ़ रहे हैं? एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन में लॉ काम नहीं करता है। लॉ क्या बोलता है? प्राइस बढ़ेगा, डिमांड कम होएगा ना? हाँ, इधर ऐसा नहीं होएगा। एक्सेप्शंस में लॉ वर्क नहीं करेगा। तो देखो, ब्रेड सस्ता हो गया ना, तो डिमांड जो है वो लोगों ने कम कर दिया और जो पैसे बच गए लोगों के पास, क्योंकि ब्रेड सस्ता हो गया ना, कम खर्चा हुआ अपना, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने मीट की जो डिमांड है वो बढ़ा दिया। समझ रहे हो? कितने लोग देखो शातिर है। इन्होंने क्या किया? ये सस्ता हुआ तो ये डिमांड कम हो गया। याद रखना, ये इंफीरियर गुड्स है। इंफीरियर गुड्स में ऐसा होता है, प्राइस कम, डिमांड भी कम, और यहाँ पे देखो डिमांड ज़्यादा। तो ये बन गया एक्सेप्शन। क्या बन गया ये? एक्सेप्शन। ठीक है? चलो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट का नाम है प्रेस्टीज गुड्स। प्रेस्टीज ऐसे गुड्स जो स्टेटस सिंबल होते हैं, महंगे होते हैं। जैसे यहाँ पे गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया। कौन खरीदता है ये? कौन खरीदता है ये? रिच क्लास खरीदता है, बराबर है। मिडिल क्लास, लोअर क्लास, गरीब इंसान बेचारा जिम्मेदारियों में ही उलझा रहता है ना। ये सब मेरे को बताओ, प्रेस्टीज गुड्स जो है वो कौन खरीद रहा है? अमीर लोग, अमीर ही ब्रो, है ना। तो प्राइस अगर बढ़ेगा तो इसका डिमांड कम नहीं होने वाला है, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन पॉइंट एकदम सिंपल है। अगर आपको ये लगता है कि आने वाले समय में कोई पर्टिकुलर चीज का प्राइस और बढ़ेगा, और बढ़ेगा मतलब ऑलरेडी बढ़ चुका है, और बढ़ेगा, तो हम क्या करेंगे? परचेज कर लेंगे। शेयर मार्केट में भी ऐसे ही होता है। शेयर मार्केट में आपको लगता है ये शेयर का भाव बढ़ रहा है, एक काम करते हैं, खरीद लेते हैं, आगे आके बढ़ेगा भाव तो अपन बेचेंगे, तभी प्रॉफिट होगा अपने को। सिमिलरली दिवाली में भी ऐसा होता है, दिवाली आने वाली है, ऑयल, शुगर, ये सब चीज़ों में गाइस देखो मिठाइयाँ बनती है, ये सब चीज़ें बहुत लगती है वहाँ पे। ऐसे में इन चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है, फिर भी हम खरीद लेते हैं। प्राइस ज़्यादा है, फिर भी हम डिमांड करते हैं, तो ये बन गया एक्सेप्शन। याद रखना, एक्सेप्शन में लॉ काम नहीं करता है। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्राइस इल्यूजन। इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। कई बार लोगों के दिमाग में एक इल्यूजन होता है, जो चीज़ महंगी है ना उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पे एक शूज़ का एग्जांपल है। अगर आप शूज़ मेरे को बताओ, कोई ब्रांडेड शूज़ लोगे, प्राइस बहुत ज़्यादा रहेगी। 80,000 के भी शूज़ आते हैं गाइस, जिसमें घर भी चला जाता है लोगों का। कहने का मतलब है, प्राइस अगर ज़्यादा होती है ना, लोगों को क्या लगता है पता है? ये अच्छा क्वालिटी है, बेस्ट क्वालिटी है। ब्रांडेड क्लोथ्स में ऐसा ही होता है, ज़्यादा प्राइस होता है, लोगों को लगता है डिमांड ज़्यादा होगी। तो याद रखना, प्राइस ज़्यादा, डिमांड भी ज़्यादा। गॉट इट? ध्यान रखना, ये कहाँ होता है? प्राइस इल्यूजन में। नेक्स्ट पॉइंट है इग्नोरेंस। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं और हो भी जाते हैं। ओके, बैक टू टॉपिक गाइस। कई बार हम इग्नोर कर देते हैं प्राइस को। आप एक कमोडिटी गए लेने को, और उस कमोडिटी लेते वक्त आपने क्या किया? वो परचेस कर लिया गपचुप में, और आप ये चेक ही नहीं किया आपने कि सेम कमोडिटी मार्केट में सस्ते में मिल रहे थे, और आप मेरे को बताओ महंगे में लेके चले आए। इन शॉर्ट, आपने इग्नोर कर दिया प्राइस को, तो अगेन प्राइस ज़्यादा और डिमांड भी ज़्यादा। सिंपल, डन। लास्ट पॉइंट जिसका नाम है हैबिचुअल गुड्स। हैबिचुअल गुड्स नाम से समझ में आ रहा है, ऐसे गुड्स जिनकी आपको आदत लग गई है। अब आदत कोई भी चीज़ की लग सकती है गाइस, चाय भी हो सकता है, और खैर कॉफ़ी वगैरह भी हो सकता है। कहने का मतलब है, अगर आपको एक बार आदत लग गई, फिर प्राइस कितना भी बढ़ जाए गाइस, हम तो खरीदेंगे ही, हम तो पिएंगे ही चाय। ठीक है? तो कहने का मतलब है गाइस, अगर आपको एक बार आदत लग गई, फिर आप कंज्यूम करने वाले हो, प्राइस ज़्यादा, डिमांड भी ज़्यादा। तो ये थे आपके एक्सेप्शंस। बोर्ड एग्जाम्स में याद रखना, पूरा क्वेश्चन एक साथ नहीं आएगा, या तो आएगा लॉ विद अजम्पशन, या तो लॉ विद एक्सेप्शन। एग्जाम में अगर लॉ विद एक्सेप्शन आता है, तो शॉर्ट में पॉइंटर्स जो है वो अजम्पशंस के भी आपको लिखने हैं, और अगर विद अजम्पशन आता है तब तो कोई इशू ही नहीं है, पूरा लॉ लिख दो और अजम्पशन लिख दो, दैट्स इट। सो आई होप गाइस यू एंजॉयड द लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय। सोहम एजुकेटर्स, जीत की गारंटी। सोहम एजुकेटर्स, मेहनत का है रंग।
Maldaki Patan